नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। करंट इशू डिस्कस में मैं वो सभी टॉपिक डिस्कस कराता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, मेंस एग्जाम के लिए या प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूं कि जिससे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो। और कैसे टॉपिक हो जाता है, करंट में कोई भी टॉपिक रहता है मैं उससे रिलेटेड कैसे भी प्रकार से चर्चा करता हूं और उसका ओवरव्यू आपके सामने रखता हूं। तो इसी प्रकार से मैंने इस बार जो टॉपिक लिया है वो COP27 सम्मेलन में जो अभी हाल ही में इजिप्ट में हो रहा है उसका ओवरव्यू लेने की हम इसमें कोशिश करेंगे। और सारी की सारी बातें जो जो सामने आई हैं उनको सारा का सारा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा के लिहाज से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें इसमें एनालाइज करेंगे। और ये भी साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत का क्या स्टांस रहा है, भारत ने वहाँ पर COP27 में सम्मेलन में क्या बोला है और किस किस ग्रुप की फॉर्मेशन हुआ है, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, खबर से लेते हैं कि खबर में क्या है। ये COP27 सम्मेलन है, शर्म अल शेख जो इजिप्ट का शहर है उसमें ये सम्मेलन को इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें बात करते हैं, G7 लॉन्च क्लाइमेट शील्ड फंड, सम कंट्रीज वरी। G7 कंट्री के बारे में आप जानते होंगे। G7 कंट्री वो कंट्री है जो डेवलप नेशन है, जैसे आप अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान। ये G7 कंट्री डेवलप नेशन है। इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। डेवलप का मतलब विकसित हो गई है। अब इनको कुछ भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कार्बन एमिशन होता है, लेकिन इनके लिए इन्होंने क्या काम किया, इस बार इसका फंड बनाया है, उनके लिए फंड बनाया है जो कम कार्बन एमिशन करते हैं, जिनमें कार्बन का कोई योगदान नहीं होता है, उनके लिए इन्होंने फंड बनाया है कि आपको ये फंड बनेगा। और इसमें जब भी आपके मतलब किसी भी चीज़ का डिजास्टर होता है या फिर कहीं समुद्र से कोई चक्रवात के उनके उनके देश को इफेक्ट करता है तो आप इसका फंड का यूज कर सकते हैं। तो ये फंड इन देशों ने मिलकर बनाया है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है वो किया है जर्मनी के द्वारा। लगभग 170 मिलियन डॉलर की इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका ही किया गया है। उसके बाद आता है आयरलैंड, कनाडा वगैरह, ये सब आते हैं। ये सभी देश मिलकर इस फंड को बनाया है। अब ये जो नेशन है जो कार्बन एमिशन नहीं करते, जो लगभग पूरे कार्बन एमिशन का लगभग 5% करते हैं, इनमें अफ्रीका के कुछ देश हैं और साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं और जो हमारा एशिया है, साउथ एशिया के देश हैं। तो ये सभी देश हैं, ये मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं V20। एक G20 के नाम से जाना जाता है, एक V20 के नाम से जाना जाता है। एक V20 जो ग्रुप है उसका नाम है, V स्टैंड फॉर वल्नरेबल 20। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे आने वाली स्लाइड में। पहले हम इसमें जो फंड है उसके बारे में बात करते हैं। फंड के बारे में बात करने से पहले पहले मैं आपको COP27 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि कब से ये स्टार्ट होता है और कहाँ कहाँ पे इसने मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें इसमें बनी है और क्या क्या प्रोटोकॉल इसमें बन के तैयार हुई थी, ये सब मैं उसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। 1992 में UNFCCC की स्थापना होती है, UN के द्वारा की जाती है 1992 के अंदर। और एक इनिशिएटिव लिया जाता है सभी देशों के द्वारा, कहा जाता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को इतना एमिशन नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं, बातें चलती जाती हैं, आगे आगे आ जाते हैं हम। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योटो प्रोटोकॉल, कभी वन लाइनर क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है या फिर स्टेट एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी संबंधित है इसी यूएनएफसीसी से। अब यूएनएफसीसी में इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि 5.2% कट एमिशन होना चाहिए 1912 तक, सॉरी 2012 तक। अब फिर एक बाली आता है, एक बाली क्योटो प्रोटोकॉल को, जिनको बाली एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें भी क्योटो प्रोटोकॉल की ही जो गाइडलाइन थी उनको ही फॉलो किया गया था और उनको एक्सटेंड किया गया था। तो इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ इसमें जो यूएनएफसीसी के जो सम्मेलन हो रहे हैं, COP27 सम्मेलन अब इस बार चल रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पेरिस एग्रीमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि पेरिस के अंदर हुआ था, जिसको पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। 2015 में ये हुआ था। 2015 में ये बात सामने आई थी कि जो एग्रीमेंट है ये यूनिवर्सल होगा और सभी के लिए बाइंडिंग होगा। एमिशन सफिशिएंटली और प्रिवेंट अर्थ टेम्परेचर राइजिंग बाय द मोर देन 2% अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। लगभग 2%, सॉरी 2 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसको कम करना ही पेरिस एग्रीमेंट का मेन उद्देश्य था। तो ये सब बातें इसमें पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा सामने आई थी। अब पेरिस एग्रीमेंट के सामने आते आते तब जाके तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अब जाके जो
फंड बनाया गया है। वैसे तो ये फंड की जो बात हुई थी ये ग्लासगो के समिट में भी हुई थी, COP26 सम्मेलन में हुई थी जो ग्लासगो में हुआ था, ब्रिटेन में के एक शहर में। इस बार इसको बना दिया गया है और सभी ने अपना फंड जितना जितना उनके कंट्रीब्यूशन दिया है वो सब उन्होंने फंड को बना दिया है। तो COP27 सम्मेलन जो इजिप्ट में हो रहा है उसमें ये फंड सामने आया। ये मैंने ओवरव्यू आपको सामने रख दिया है। जो भी UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो COP27 सम्मेलन है, ये सब ओवरव्यू मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसको देख सकते हैं कि किस किस प्रकार पर कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट सामने आई है। अब इसमें G7 जो सम्मेलन है, जो G7 के ग्रुप के द्वारा जो जो बातें उसने कही है कि किस प्रकार से हम फंड को बनाएंगे, ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। अब मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ कि कंट्रीब्यूशन किस किस देश के द्वारा कितना दिया गया है। जर्मनी के द्वारा आप देख सकते हैं 170 मिलियन यूरो, और डेनमार्क के द्वारा 4.71 मिलियन यूरो, और आयरलैंड के द्वारा, कनाडा के द्वारा, और आप इसमें देख सकते हैं ये फ्रांस के द्वारा। ये सब इसमें देश हैं, ये अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस फंड को बनाने के लिए। मैंने क्या कहा है, ये फंड उन देशों के लिए कामयाब होगा कि जो देश इससे एमिशन प्राप्त नहीं करते, जो सबसे ज़्यादा जैसे लिस्ट डेवलप कंट्रियाँ हैं, साउथ अमेरिका की कंट्री हैं और कुछ अफ्रीका की कंट्री हैं, वो सब इनमें कोई कार्बन एमिशन नहीं करते। मतलब अपने जो कार्बन है उन्होंने क्या कहा कि भाई आपने तो डेवलप नेशन हो गए और हम क्या है कि हम अपना इतना इतना कार्बन एमिशन नहीं करते, फिर भी हम जो डिजास्टर होता है क्लाइमेट चेंज के कारण हम कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब बातें सामने आई थी। इस प्रकार से इस फंड को रेज किया गया और उस फंड को बनाया गया। तो ये इसी आधार पर ये सब चीज़ें सामने आई हैं। अब मैंने जो आपको उससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि V20 ग्रुप नाम से एक ग्रुप है। जैसे G20 नाम से एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20, वो डेवलपिंग नेशन का है। उसमें सभी कंट्री लगभग 80%, उसमें क्या होता है कि GDP वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े इसमें लोग आते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, जो कहीं ना कहीं डिजास्टर के कारण कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का प्रभाव झेल रहे हैं, तो वो कंट्री इसके अंदर आते हैं। इस प्रकार से ये कंट्री एक ग्रुप बनाया है इन कंट्रियों ने मिलकर। इसमें 58 कंट्री आती है। कितनी कंट्री? 58 कंट्री आती हैं। तो इन कंट्रियों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के साथ साथ इन्होंने सभी देशों से, जो डेवलप नेशन है उन देशों से मांग की कि जब हम कार्बन एमिशन नहीं करते तो हमें क्यों इसमें कंट्रीब्यूशन करना, हमें बल्कि उल्टा हमें इस कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलना चाहिए। तो ये सब बातें सामने है। अब भारत की बात करते हैं कि भारत भी ऐसा करता है, क्योंकि भारत भी तो लगभग तीसरा चौथा नंबर पर आता है कार्बन एमिशन के मामले में। भारत ने साफ कह दिया, भारत ने मना कर दिया कि हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाले हैं। इस COP27 के अंदर ही कहा है भारत ने कि हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले डेवलप हो गए, हम क्या है, हम तो अब डेवलप होने लग रहे हैं। इससे पहले तो आप ही करना था, आप ही हमें डेवलप कहाँ कर रहे थे, हमारा और शोषण कर रहे थे। तो भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो डेवलप नेशन के द्वारा ये सब चीज़ें सामने बनाई गई हैं। तो मैंने आपको इसमें ओवरव्यू सब दे दिया। अब इसकी जो V20 ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आने वाले जितनी भी परीक्षा होंगी मेंस एग्जाम में, तो आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। ये सब बातें मैंने इसके आपको बता दी है कि V20 और G27 जो जॉइंटली स्टेटमेंट है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था V20 ग्रुप का। ये 2015 में बनाया गया था। लीमा, जो पेरू की राजधानी है, लीमा जो साउथ अमेरिका का देश है, सॉरी पेरू की, हाँ साउथ अमेरिका का देश है। 2015 में इसको वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा इसको बनाया गया था। V20 ग्रुप है। अब इसमें जो नेशन आते हैं वो लगभग 58 नेशन आते हैं, और इसकी जो टोटल आबादी है वो लगभग 1.5 बिलियन है, और इसमें जो शेयर होता है एमिशन का वो 5%। अब देख सकते हैं आप, ये टोटल 58 देश 5% ही कार्बन को एमिशन करते हैं। और जो इनकी GDP है वो भारत की GDP से भी कम है। 58 देशों की GDP भारत की GDP से भी कम है। कितनी है? 2.4 ट्रिलियन डॉलर। और भारत की GDP कितनी है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कितने लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं बेचारे। तो इस आधार पर इनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया गया है इनके लिए। अब ये इसमें देश आते हैं, कौन कौन से देश हैं? ये अफ्रीका के आप देश हैं, और एशिया पैसिफिक से देश आते हैं, और साउथ अमेरिका से कुछ देश आते हैं, मिडिल अमेरिका से देश आते हैं।
ये तो बात हुई बी ग्रुप की, जो मैंने आपको सारा ओवरव्यू दिया है थोड़ा थोड़ा। बी ग्रुप की इसमें मैंने बात कर ली, और यूएनएफसीसी सम्मेलन की मैंने इसमें बात कर ली, और क्या क्या भारत के द्वारा क्या क्या गया है ये सब बातें इसमें कर ली। अब बात करते हैं एक मीथेन के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि मैं G27 सम्मेलन की जितनी भी ओवरव्यू ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें कवर कर रहा हूँ मैं। अब इसमें यूएन डिप्लॉयमेंट सैटेलाइट बेस्ड मेथेन ट्रैकिंग सिस्टम, नासा के द्वारा क्या 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 किया गया है इसी सम्मेलन के अंदर, कि नासा के द्वारा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, और किसी भी देश पर यह निगरानी करेगा कि किस देश, कौन सा देश कार्बन को एमिशन कर रहा है, कार्बन का एमिट कर रहा है। तो इसमें भी ट्रैकिंग करेगा उस सिस्टम को, और सभी देशों के द्वारा उनको गाइडलाइन तैयार की जाएगी कि आपको मेथेन में इतना ज़्यादा नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यही इसमें सामने आई है कि नासा के द्वारा एक लॉन्च किया जाएगा सैटेलाइट को, और वो कार्बन एमिशन के लिए ही होगा। ठीक है, ये सब बातें इसमें हैं। जो कार्बन एमिशन होती है, आप देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉजेज करती है वो, और लगभग 79% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरे नंबर पर का मेथेन आती है। तो ये सब बातें इसमें हैं। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, और क्या क्या कहाँ कहाँ से ये एमिट होती है मेथेन, आप इसमें देख सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी एक लाइफ मिशन के बारे में बात करते हैं, जो नीति नीति आयोग के द्वारा बनाया गया था। लाइफ मिशन, लाइफ स्टैंड फॉर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब एक हमें इन्वायरमेंट के ना दूषित हो और इन्वायरमेंट के साथ चलते रहें, अपनी लाइफ को स्पेंड करते रहें, इसका ही इनिशिएटिव का ये मिशन का उद्देश्य है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट भारत के नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कहीं ना कहीं इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था ग्लासगो के समिट में, भारत के प्रधानमंत्री ने के द्वारा इसको कहा गया था, और अपना व्यू रखा था सभी के सामने। ग्लासगो के 26 सम्मेलन में, जो ब्रिटेन के अंदर हुआ था, वहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया था। लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बार 2022 के अंदर ग्लासगो के सॉरी इजिप्ट के अंदर जो COP27 सम्मेलन हुआ है, वहाँ पर भी इसकी बात को सामने रखा है। तो ये बात भी सामने आई है। या आप इसमें मिशन लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 21 में ग्लासगो में COP26 में पेश किया गया था। यह एक भारत का नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है, जो पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत सामूहिक कार्यों को आगे बढ़ाएगा। तो ये इसमें बातें हैं जो लाइफ मिशन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि क्या इसका उद्देश्य है, ये सब इसमें बातें लिखी हुई हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अब जो हमने क्या लिया था ग्लासगो के अंदर, कि हम 2070 तक कार्बन को नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब जीरो एमिशन कार्बन होंगे। जितना हम उत्पादन कर रहे हैं कार्बन का, तो इतना ही हम कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो हम ऐसे देश हो जाएंगे कब, 2070 में। 2070 का हमने इनिशिएटिव लॉन्च कर रखा है। हम 2070 तक अपने आप को ऐसे बना लेंगे कि हम कार्बन एमिशन कम कर देंगे। तो ये सब ओवरव्यू है। लगभग 2030 तक हम 500 गीगावाट की बिजली उत्पादन जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। ठीक है, ये सब इसमें ओवरव्यू हुआ है। अब ये इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि भारत कितना कार्बन एमिशन करता है। हम 4th स्पॉट पे आते हैं। चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, और उसके बाद यूएस है, फिर यू है, यूरोपियन यूनियन है, फिर इंडिया है, फिर रसिया है। तो पर कैपिटा के हिसाब से हम बहुत नीचे हैं। पर कैपिटा के हिसाब से हम बहुत कम कार्बन को एमिशन करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशन करता है वो आप इसमें देख सकते हैं, यूएस करता है, लगभग 15.5%। ठीक है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें एक बात और सामने कही गई है, जो COP27 के अंदर कही गई है, कि व्हाट इज़ द मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट विच इंडिया ज्वाइन एट COP27। एक इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैग्रो के लिए, कि मैग्रो के द्वारा 2 देशों के द्वारा एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। उसमें क्या बात कही गई है कि कैसे हम मैग्रो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको कैसे आगे, उसके लिए हम गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं। तो वो इसमें ये एक अलायंस को फॉर्म किया गया है। इसका क्या नाम है, मैक, यानी कि मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो ये सब बातें इसी के अंदर, इसी COP27 के अंदर कही गई हैं। तो ये सब बातें ओवरव्यू आप इसमें देख सकते हैं। सारी बातें को मैंने ले लिया है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्लाइमेट है, कि कैसे MAC की स्थापना होती है, और क्या इसका उद्देश्य है, ये सब बातें इसमें लिखती हैं मैंने। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। और सुंदरबन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल के साउथ में पड़ता है। तो यहाँ आप इसमें डार्क ग्रीन से देख सकते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। और मैंग्रोव के किस सिस्टम पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल है, सिग्निफिकेंस किस प्रकार से है, ये सब इसमें आप देख सकते हैं। कि हमारे लिए लकड़ी प्राप्त होती है, जो वहाँ के ट्राइबल एरिया में रहते हैं मैंग्रोव वनों के आसपास, तो वहाँ पे उनके लिए लकड़ियों के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। और लाइवलीहुड लगभग 120 मिलियन लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, किनके ऊपर,
मैंग्रोव के ऊपर, ठीक है। तो उन वो कहीं ना कहीं हमारे जो चक्रवात आते हैं उनके कहीं ना कहीं हमारे चक्रवातों से रक्षा करते हैं। किस प्रकार से, जो जो ट्राइबल होते हैं, जो कोस्ट लाइन के आसपास रहते हैं लोग, उनसे उनकी रक्षा करते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें देख सकते हैं। अब जो मैंने ओवरव्यू दिया है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जितना भी यूपीएससी के लिए जितना भी बेनिफिशियल होते हैं, जो चीज़ें मैंने इसमें उठा के रखी है आप इसमें देख सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा जितना भी लिया है आप इसमें सब इसको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी भी नोटिफिकेशन होती हैं तुरंत मिलती रहे आपको, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।